आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीच कर रहा हूं। और आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नाउन्स। लेकिन इससे पहले कुछ चैप्टर्स मैंने आपको और पढ़ाए हैं। अगर आप देखना चाहें तो उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप इंग्लिश को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे पैटर्न को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जितने कॉन्सेप्ट्स पहले मैंने पढ़ा दिए आप उनको देख लेंगे तो मेरे जो आने वाले चैप्टर्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बार बार मैं हर एक चैप्टर में अपने बेसिक फंडामेंटल्स जो इंग्लिश के होते हैं उनका यूज कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, प्रेपोजिशन के होते हैं, वर्ब के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स का बार बार मैं अपने चैप्टर्स में यूज करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी आने चाहिए अगर आप लॉजिकली इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं इसकी। बेसिक्स जो होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको टेंसेस भी पढ़ाया है, प्रोनाउंस भी पढ़ाया है, तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो 1 से शुरू हो जाना और सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना, क्योंकि बीच में से हम कोई चैप्टर देखेंगे तो हमें बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, कभी कभी नहीं भी आती है। तो मेरा मानना है अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर से कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो जिस तरीके से वो सिखा रहा है डे 1 से सीखो, तो ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक्स मिल जाएगा। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे आसान चैप्टर होता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का। एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं नाउन्स की। डायरेक्ट हाई फाई कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ आपको, पहले मैं बेसिक्स करवाता हूँ। जो भी चैप्टर मैं शुरू कराऊंगा पहले मैं आपको बेसिक से बढ़ाऊंगा, उसका 15 मिनट 20 मिनट अच्छे से, ताकि उस चैप्टर की पूरी जिस्ट आपको एक मिल जाए, है ना, एक फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लेवल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लीजिएगा, क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर लिख लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, बेटा नोट्स बना लेना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं बेसिक्स की। करें भाई, शुरुआत करें। पहले बात करते हैं बेसिक्स की। तो कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी, मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने आपको बताया था तो उसमें नाउन्स के बारे में, नाउन्स का जिक्र हुआ था, हाँ कि ना। हमने कहा था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ये बात हम सब जानते हैं। मतलब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाम बताने वाला शब्द, किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड, वो हमारा नाउन होता है, हमको पता है। लेकिन मैंने आपको वहां 2 बातें एक्स्ट्रा और बताई थी। क्या? कि अगर आपको पहचानना है कि लिखा हुआ वर्ड नाउन है या नहीं है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिखा हुआ वर्ड नाउन है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ और उसके पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ उसके पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो वर्ड हमेशा नाउन है। क्योंकि आर्टिकल्स जो कि ए एंड द हमेशा एक ही शब्द के लिए आते हैं, और वो किसके लिए? नाउन्स के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कुछ ये भी बताया था मैंने आपको पीछे बेसिक वाली वीडियो में, कि कोई भी वर्ड लिखा है उसके साथ अगर आप एस या ईएस लगा रहे हैं और वो जो वर्ड है फिर प्लूरल बन जा रहा है, कोई भी वर्ड उसके साथ आप एस या ईएस लगा रहे हैं और वो वर्ड प्लूरल बन जा रहा है अगर, तो वो भी क्या है? वो भी नाउन है। हर वर्ड के साथ नहीं, मतलब जिसके साथ आप एस या ईएस लगा रहे हैं और वो प्लूरल बन रहा है अगर, तो वो भी नाउन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के, हम सारे जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले पुरानी वाली बातें याद दिला रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो कि जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स की, कि नाउन्स के काइंड्स क्या है। ठीक है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली जो बातें हैं वो अभी एकदम से नहीं कर सकते, आएंगी, वो धीरे धीरे करके आएंगी। पहले ये बेसिक बातें जान लो, ठीक है, जरूरी है। फिर बार बार इनका हम नाम नहीं ले रहे होंगे ना, मतलब इनको समझ नहीं रहे होंगे, एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलो, तो काइंड्स की बात करें तो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। ये बेसिकली 5 काइंड्स होते हैं। एक एक करके पांचों के बारे में बात करते हैं कि है क्या ये, और इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रॉपर, यस और नो? तो किसी भी चीज का अपने आप में कोई प्रॉपर नाम है, किसी भी चीज का अपने आप में कोई प्रॉपर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन सी चीज है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जगह है, इसका नाम दिल्ली है। अब आप दिल्ली को दिल्ली बोलोगे, बंबई तो बोल नहीं सकते, या बॉम्बे तो बोल नहीं सकते ना, दिल्ली को दिल्ली बोलोगे। अब किसी जगह का प्रॉपर नाम है, मेरा नाम तरुण है, तो आप मुझे तरुण ही बोलोगे, तरुणा नहीं बोल सकते ना। तो ये मेरा प्रॉपर नाम है, किसी भी चीज का, पर्सन, प्लेस, थिंग का प्रॉपर नाम जो होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, राहुल है, बाइबल है, दिल्ली है, एटसेट्रा। अच्छा, ये एक्सेट्रा नहीं है, क नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे से गलत बोलते हैं।
यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पहला लेटर होता है ना किसी भी प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा कैपिटल होता है। जो पहला लेटर होता है किसी भी प्रॉपर नाउन का, जैसे ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। बाइबल का बी, राहुल का आर, दिल्ली का डी कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। चलिए, डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करती है ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां आपके नंबर्स करते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले की, कॉमन नाउन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कॉमन, ऐसा शब्द जो चीजों को कॉमन दिया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि मेरा नाम तरुण है। ठीक है, अब यहाँ मान लो आपको कोई मैथ्स पढ़ाता है, मान लो उनका नाम राहुल है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि उनका नाम राहुल है। ठीक है, तो राहुल प्रॉपर हो गया, तरुण भी प्रॉपर हो गया, लेकिन आप उनको भी टीचर बोल सकते हैं और मुझे भी टीचर बोल सकते हैं। तो टीचर शब्द हमने कॉमन दिया हुआ है, यस और नो, सेम काइंड ऑफ पर्संस के लिए, हाँ कि ना। ऐसे थिंग्स के लिए भी हम कॉमन शब्द यूज कर सकते हैं। तो जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमन दिया गया वर्ड होता है, जैसे कि स्टूडेंट है, प्लेयर है, बॉय है, टीचर है, क्लास में सभी बच्चे हैं, नाम है रिंकू पिंकू टिंकू शिंकू, जो भी है वो प्रॉपर है। स्टूडेंट बोल रहे हैं तो कॉमन है। ऐसी धोली, कोहली, जडेजा, अश्विन, ये सब प्रॉपर है, लेकिन प्लेयर बोल देंगे तो कॉमन है। ऐसे बॉय, टीचर, एक्सेट्रा। यहां तक बात क्लियर? उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन से कभी कभी एरर भी आ जाता है एग्जामिनेशन में। तो जो जो एक्सेप्शन आ रहे हैं मैं आपको बेसिक्स में साथ साथ कवर करवाता चल रहा हूं, जो बेसिक्स वाले एक्सेप्शन है। ठीक है, सबसे पहली बात आप इसे पढ़ेंगे, लिखा क्या हुआ है। जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। हम प्रॉपर नाउन्स के पहले वैसे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बट इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर इट। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि उनके पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब ये तो होगी थियोरेटिकल बात, इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, मैंने कहा आई वेंट टू अ दिल्ली, और फिर मैंने कहा आई वेंट टू द दिल्ली। इस पॉइंट को बिल्कुल प्यार से समझिएगा। मैंने आपसे पूछा कि ये दिल्ली कैसा नाउन है। अच्छा, पहली बात, ये नाउन है भी या नहीं है? ऑफ कोर्स नाउन है, किसी सिटी का नाम है, तो ये नाउन तो है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दिल्ली किसी जगह का अपने आप में प्रॉपर नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। अब मैंने कहा आई वेंट टू अ दिल्ली, मैं एक दिल्ली गया, तो ये क्या बात बनी? दिल्ली तो एक ही है ना। आई वेंट टू अ दिल्ली कोई सेंस नहीं आ रहा है, मतलब गलत है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, मैंने कहा आई वेंट टू द दिल्ली, मैं वो वाली दिल्ली गया। द दिल्ली का मतलब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं। मैंने कहा मैं वो वाली दिल्ली गया, कौन सी वाली दिल्ली? दिल्ली एक ही है ना। तो एक बहुत जनरल बात है क्या, कि प्रॉपर नाउन के पहले हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन उसने क्या बोला, अगर आप किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बस ए और एन। किसका यूज कर सकते हैं? बस ए और एन का यूज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर? जैसे जैसे यहां आओ, सामने आओ, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है यू आर अ सलमान खान। चलो इस बात को मैं से समझते हैं। मैंने आपसे पूछा सलमान खान, मैंने आपसे पूछा सलमान खान, ये कैसा नाउन है? पहली बात, ये नाउन है भी या नहीं है? डेफिनेटली नाउन है, किसी भी इंसान का नाम है। और सलमान खान एक ही अपने को पता है प्रॉपर नाउन है, हाँ कि ना? ऐसा वर्ड जो अपने आप में एक ही हो। तो सलमान खान ये प्रॉपर नाउन है, हमको पता है। क्या हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, हाँ कि ना? नहीं आता है ना। लेकिन यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर अ सलमान खान, और यहां पे ये सही है। और ये कैसे सही है, इस पॉइंट को ऐसे समझेंगे। ठीक है, मान लो कि मैं जहां पे रहता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल जो भी मेरी जगह, मैं जहां पे भी रहता हूं उसकी पिछली वाली गली में एक लड़का रहता है। ठीक है, अब वो जो लड़का है उसकी ना बीच की मांग निकली हुई है, वो बीच की मांग निकालता है, और वो जो पैंट्स पहनता है वो भी बेल बॉटम है, खुली खुली पैंट्स पहनता है। ठीक है, और उसकी जो बेल्ट है, उसका बेल्ट का बक्कल भी बहुत मोटा है, यहाँ तक पूरा चढ़ा रखा है, और मतलब बिल्कुल पीछे पैंट्स जो जीन्स होती है, जो पैंट्स है उसकी जो पीछे वाली जेब होती है उसमें छोटी कंघी भी रखता है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तू तो पूरा सलमान खान है। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई तू तो पूरा सलमान खान है। लेकिन क्या वो सलमान खान है? आप बोलोगे नहीं है। फिर मान लो कि मैं जिम जाता हूँ, जिम में मुझे एक लड़का मिला और उसकी बिल्कुल बॉडी एकदम सल्लू भैया की तरह, मतलब एकदम बिल्कुल डोले शोले बढ़िया, वही बीच की मांग, वही बक्कल बिल्कुल हुड़ दबंग दबंग वाला अपना। तो मैंने उसको, भाई तू भी सलमान खान है यार, बंदा एकदम बिल्कुल सलमान खान लगता है। ठीक है, क्या वो जो मेरी गली में लड़का रहता था वो सलमान खान है? आप बोलोगे नहीं। क्या जो जिम में मुझे लड़का मिला वो सलमान खान है? आप बोलोगे नहीं। सलमान खान एक प्रॉपर नाउन है जिसे मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं हर उस इंसान के लिए जो सलमान खान की तरह दिखता है। मैंने कहा यू आर अ सलमान खान,
यू आर अ सलमान खान। जब मैंने बोला ना यू आर अ सलमान खान, तो मतलब उस सलमान खान को मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं, तभी उसके पहले आर्टिकल लगाया यू आर अ सलमान खान। उसको मैं कॉमनली यूज कर रहा हूं हर उस इंसान के लिए जो कि सलमान खान जैसा दिखता है। इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं अगर हमने उसे कॉमनली यूज्ड किया है। पॉइंट समझ में आया? जैसे यू आर अ तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर अपने आप में एक ही है, ये प्रॉपर नाउन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते यू आर ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आप ऐसा नहीं बोल सकते यू आर ए सचिन तेंदुलकर। लेकिन आपकी गली में कोई लड़का है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करता है, तो आप बोलो यार तेंदुलकर है लड़का अपना। मान लो मेरे घर के पास कोई खेलता है लड़का, वो भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, तो तेंदुलकर है लड़का अपना। लेकिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के हम पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर उसे कॉमनली यूज कर रहे हैं हर उस इंसान के लिए जो कि बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, तब हम लगा सकते हैं यू आर अ तेंदुलकर। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे जी। अगला जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। पहला हमने पढ़ा प्रॉपर, फिर हमने पढ़ा कॉमन, उसका एक्सेप्शन जाना। अब बात करते हैं बच्चे किसकी? कलेक्टिव नाउन की। नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना। जैसे कि क्लास, टीम, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, समूह को बोलते हैं जनरली हम, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मैंने बोला धोली, धोली कह रहा हूं, धोनी, कोहली, जडेजा, अश्विन, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। सबको बोला प्लेयर, ये सब के सब कॉमन नाउन है। प्लेयर मतलब कॉमन नाउन हो गया। फिर मैंने बोला टीम, टीम कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर? चले आगे। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन और जो कि बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं और अक्सर क्लास में भी पूछते हैं सर इसको अच्छे से समझाओ, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो आओ। एक्चुअल में जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, जो भी हमने देखे, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्संस, ये दो तरीके से फंक्शन करते हैं। एक तो ये फंक्शन करते हैं ग्रुप्स का, दूसरा ये फंक्शन करते हैं मेंबर्स का। एक तो ये फंक्शन करते हैं ग्रुप का, दूसरा ये काम करते हैं मेंबर्स का। सर कब ये ग्रुप का काम करेंगे, कब मेंबर्स का काम करेंगे? बहुत आसान चीज है, जब ये वन अनडिवाइडेड होल है, मतलब वो एक ग्रुप की तरीके से काम कर रहे हैं, उस केस में ये सिंगुलर होते हैं। और जब ये इंडिविजुअल्स मतलब मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के मेंबर्स का सेंस दे रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, है ना, उनकी बात हो रही है, तब ये प्लूरल सेंस देते हैं। कैसे? एग्जांपल के तौर पे आपके सामने दो सेंटेंस है। मैंने कहा द टीम इज वेरी स्ट्रांग, और फिर कहा द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन। इसको बिल्कुल प्यार से समझना, ठीक है। टीम शब्द यहां पे भी यूज किया और बच्चे टीम शब्द हमने यहां पे भी यूज किया। आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहां पे टीम के साथ मैंने इज यूज किया, उधर मैंने टीम के साथ आर यूज किया। यहां पे इज इसलिए यूज किया कि जब उसने बोला ना कि जो टीम है वो स्ट्रांग है, तो उस टीम में सिर्फ और सिर्फ धोनी को नहीं कहा, या धोली को नहीं कहा, सॉरी धोली नहीं है, धोनी है, ठीक है। धोनी, मजाक कर रहा हूं। तो धोनी को नहीं कहा, ना सिर्फ कोहली को कहा, ना सिर्फ जडेजा को कहा, किसको कहा? टीम को कहा ना। तो टीम पूरी है अपनी। यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर होगा, द टीम इज वेरी स्ट्रांग, यस और नो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां देखो, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, जो टीम है वो बच्चे की तरह लड़ रही है, बच्चों की तरह लड़ रही है। टीम्स नहीं कहा है, टीम ही कहा है। मतलब अगर टीम बच्चों की तरह लड़ रही है तो टीम के मेंबर्स लड़ रहे हैं, यहाँ पे मेंबर्स का सेंस है। और अगर मेंबर्स का सेंस है तो ये कलेक्टिव नाउन, अब यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आगे आर आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है कि सेंस कैसा आ रहा है। अगर ग्रुप का सेंस आ रहा है तो सिंगुलर, मेंबर्स का सेंस आ रहा है तो प्लूरल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा था ज्यूरी, ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। जो ज्यूरी है कंसिस्ट ऑफ 12 पर्संस, फिर वहां पे भी ज्यूरी यूज किया है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहां पे जो ज्यूरी जो कहा है, ज्यूरी के अंदर 12 पर्संस हैं, मतलब ये ग्रुप की बात हो रही है, उस ग्रुप में 12 लोग हैं। अगर ग्रुप की बात हो रही है तो ये सिंगुलर होगा। आगे देखो, वर्ब भी सिंगुलर है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग जाता है बेटा, वो सिंगुलर ही होता है, हाँ कि ना। अगर ये एस यहाँ पे नहीं होता तो ये गलत हो जाता। ज्यूरी कंसिस्ट होता तो गलत होता, ज्यूरी कंसिस्ट एस आना चाहिए साथ में, हाँ कि ना, सिंगुलर है क्योंकि वो। लेकिन यहां देखो, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी है, ज्यूरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेस। तो मैंने कहा वो डिवाइडेड है अपने ओपिनियंस में। कहने का मतलब है कुछ जजेस तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए उस ग्रुप के अंदर, और कुछ जजेस ये कह रहे हैं कि वैसा होना चाहिए। मतलब जो मेंबर्स हैं वो बटे हुए हैं, हाँ कि ना। ये ग्रुप ऑफ जजेस है, 12 लोगों का ग्रुप है मान लो। मैंने कहा ये डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड वो 12 लोग ही है ना।
6 ये कह रहे हैं, 6 वो कह रहे हैं, या 5 ये कह रहे हैं, 7 कुछ और बात कह रहे हैं, तो अब मेंबर्स का सेंस आ रहा है। मेंबर्स का सेंस आ रहा है तो बेटा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। सर ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे आपने बचपन में पढ़ा है क्या? भाववाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। बचपन में तो नाउन ऐसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, दिल्ली, मेज, यही कुछ एग्जांपल्स यूज करते हैं। हाँ कि ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलो कोई बात नहीं, उस टाइम पे वो चीज भी सही थी। आओ अब इसकी बात करते हैं, कंपटीशन के लिए सीख लेते हैं। अभी आओ सामने आओ, बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे बस हम महसूस कर सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला उसने नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी क्वालिटी का नाम, किसी एक्शन का नाम, किसी अवस्था, स्टेट का नाम। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ना, इधर क्वालिटी का नाम ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को आप देख सकते हो, ईमानदारी कैसी दिखती है? छू सकते हो? नहीं छू सकते ना। कहाँ रहती है पता है आपको? नहीं ना। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम बस महसूस कर सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर है बस ये। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसके बाद काइंडनेस है, जैसे दया, छू सकते हो, देख सकते हो, बस महसूस कर सकते हो कि सामने वाले में दया है, सामने वाले में काइंडनेस है, ब्रेवरी है। ऐसे हेट्रेड, लाफ्टर, थेफ्ट, पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड, ये सब के सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट जो बचा है वो है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाम से क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, किसी पदार्थ का नाम, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉफी है, शुगर है, एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई। मैंने आपको 5 काइंड्स बताए। कौन कौन से 5 काइंड्स बताए मैंने? पहले तो नाउन के बारे में बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। उसके बाद पहचानते कैसे हैं? आर्टिकल से और SEIS से पहचानते हैं। उसके बाद काइंड्स बताए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, वो समझ में आ गए होंगे, यस और नो। अब बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट और है, ये आपका बेसिक्स अभी खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन अगर चैप्टर को आप बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो आओ फिर। क्योंकि बच्चा अक्सर इंग्लिश में क्यों पजल होता है, बच्चे को क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि वो जीरो से नहीं पढ़ता है। जीरो मतलब बेसिक से नहीं पढ़ता है। देखो, बिल्कुल जीरो से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो मैं नहीं करवा सकता, वो तो हमारे स्कूल और कॉलेजेस वाले टीचर का काम होता है। बल्कि कॉलेज वाले भी नहीं, स्कूल वाले टीचर्स का काम होता है, जो प्राइमरी हमारे टीचर्स होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ, बिल्कुल जीरो से। एक बच्चा मुझे बोलता है सर लड्डू पे सवार हूं, नहीं जीरो पे सवार हूं, बिल्कुल लड्डू हूं, क्या आप मुझे जीरो से पढ़ाओगे? यार बिल्कुल जीरो से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो हम टीचर्स हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, वो आपकी नॉलेज को बस पॉलिश कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल जीरो से सिखा नहीं सकते हैं। जीरो से सिखाना आपके स्कूल वाले टीचर्स का काम था। लेकिन बच्चे ये एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं कि ये सामने वाला टीचर है, ये सब कुछ सिखाएगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना बिल्कुल जीरो लेवल पे जा सके उतना जीरो लेवल पे जाएं और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करें। हाँ कि ना? तो इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है, हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा भी होता है, कभी कभी वो भी कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है, तो रिकैप हो जाता है। हाँ कि ना? चलो आ जाओ, जान लेते हैं एक बार। नाउन्स एंड नंबर्स की बात करते हैं। कैटेगरी है, बेसिकली आपने सुना होगा कि नाउन्स की 2 कैटेगरी होती है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। हाँ कि ना? सबने सुना है ना? काउंटेबल नाम से क्लियर दिख रहा है, जिसको काउंट किया जा सके, दैट कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल, जिसे काउंट ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इस सिंपल सी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। क्या है इंपॉर्टेंट बातें? आओ जानते हैं। पहली बात, जिस भी चीज को आप काउंट कर सकते हैं, ध्यान रखना, उसके हमेशा नंबर्स बताए जाते हैं। और जिस भी चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, उसकी हमेशा क्वांटिटी बताई जाती है। हिंदी में कहूं तो जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं, उसकी संख्या बताई जाती है कि संख्या सिंगुलर है, प्लूरल है। हिंदी में पढ़ा होगा, एक वचन है, बहुवचन है। हाँ कि ना? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी मात्रा बताई जाती है, संख्या नहीं, उसकी मात्रा। क्लियर है? जिसकी भी चीज के काउंटेबल, जैसे नंबर्स होता है ना, जिस भी चीज के नंबर्स बताए जाते हैं, या तो नंबर, ध्यान रखना, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। हाँ कि ना? और जिस भी चीज की मात्रा बताई जाती है, मतलब क्वांटिटी बताई जाती है, वो हमेशा सिंगुलर कैटेगरी में आता है, वर्ब सिंगुलर लेता है। यहां तक बात क्लियर? पक्की बात है 100%। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अनकाउंटेबल नाउन्स जनरली इस लिस्ट में, ये एब्स्ट्रैक्ट वाले और मटेरियल वाले जो होते हैं ना, जिसको हम छू नहीं सकते, या जो पदार्थ के नाम होते हैं, ये जनरली हमारे अनकाउंटेबल की लिस्ट में आते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। नंबर्स जिसके बताए जाते हैं वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है,
लेकिन अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, चले आगे। इंपॉर्टेंट बात थी, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां से आपकी कहानी तो अभी दूसरे तीसरे पॉइंट के बाद शुरू होगी, लेकिन पहले एक बार इसको जान लेते हैं बहुत अच्छे से। ये क्या है? ये सफिक्स आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ना एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आइडेंटिफाई करना सिखाया था, आपको याद आ रहा हो तो। याद है आपको? वहां पे मैंने आपको सफिक्स से आइडेंटिफाई करना बताया था, कुछ किसी को याद आ रहा हो तो, अगर किसी ने देखी हो वीडियो। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखी तो देख लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो बनाई थी जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, इनको आइडेंटिफाई करना सिखाया था। और दो तरीके से सिखाया है। एक तो सिखाया फंक्शन से कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोनाउंस के फंक्शन क्या, वर्ब्स के क्या, एडवर्ब्स के क्या। और एक सिखाया सफिक्स से। ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स एक्चुअल में एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के पीछे लगता है। जैसे एक वर्ड होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के पहले लगता है। प्री मतलब प्रीफिक्स है ना, जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होता है, प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद वाला। यस और नो? तो हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन भी हमें सीखनी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लिखे हुआ वर्ड क्या काम कर रहा है, कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। हमें हर पर्टिकुलर वर्ड का फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ये एकेडमिक नहीं, ये फंक्शनल इंग्लिश है। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। तो आपको फंक्शंस पता होने बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको उस लिखे हुए वर्ड को पहचानना भी आना चाहिए कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है क्या नहीं। और बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन आप सफिक्स मेथड समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। ये कुछ सफिक्स लिखे हुए हैं जैसे कि नेस, इज्म, cy, ty, tion, ship, ment, anc, enc, ये सारे के सारे नाउन सफिक्स हैं। मतलब किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये वाले लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखे हुए हैं, नेस, आइज्म, cy, ty, तो वो वर्ड नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हैप्पीनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है। आपको मतलब देखने की जरूरत नहीं है कि नेमिंग वर्ड है या नहीं है, कौन सा काइंड है, ये नाउन है, NES वाला है तो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला ना कि NES वाले हमेशा सफिक्स, मतलब जिसके पीछे NES लगा होगा वो हमेशा नाउन होते हैं। तो जो भी चीज मैं बोलता हूं ना कि हमेशा होते हैं, हमेशा का मतलब 100% नहीं, एक आधा एक्सेप्शन कहीं ना कहीं हर जगह होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ध्यान रखिएगा। कभी आप बोलो सर आपने तो कही थी तो पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर कुछ नहीं होता भाई। जब भी मैं बोलूँ ना कि होता ही होता, मतलब आप माइंड में कंसिडर कर लो कि 99% होता है, 1% कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आगे आ जाता है। और आगे आएगा एक्सेप्शन तो मैं आपको बताऊंगा अगर जरूरी है तो, अगर जरूरी है तो। नहीं जरूरी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश आपने पढ़नी नहीं है। कंप्लीट मतलब पूरा महासागर थोड़ी आपने निचोड़ के रखना अपने पास है। हाँ कि ना? चलो, जैसे रेसिज्म है, क्रिटिसिज्म है, यूफेमिज्म है, इसके अंदर दो तीन टर्म्स आती है, मैं मीनिंग बताता चलता हूं आपको अगर आपको नहीं पता तो। यूफेमिज्म का मतलब पता है आपको? यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म ये लेस ऑफेंसिव वर्ड होता है। लेस ऑफेंसिव वर्ड का क्या मतलब है सर? जैसे आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, और सामने वाले को बुरा ना लग जाए। जैसे आप किसी को मोटा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मोटा शब्द पेजोरेटिव है, बहुत बुरा शब्द है ना, डिसअप्रूवल वाली टर्म है, बुरा लग सकता सामने वाले को। तो हम ऐसे बोलते हैं चब्बी है, चब्बी है ना, गुलू गुलू चब्बी है। हेल्दी है, हेल्दी, हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं। तो आपने बोला हेल्दी है, आपने बोला चब्बी है, तो ये यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म मतलब लेस ऑफेंसिव वर्ड है। लेस ऑफेंसिव मतलब सामने वाले को कम ऑफेंड कर रहा है, कम उसको वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, हार्म दे रहा है। मतलब एक लेस ऑफेंसिव, पता ना, ऑफेंड करना किसी को मतलब कोई बुरा मान जाता है तो ऑफेंड हो जाता है, कॉमन टर्म है, बहुत सबको पता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, हम कहते हैं कि ये मर गया है। मर गया बहुत गंदा लगता है, हम कहते हैं ही पास्ड अवे, या ऐसे बोलते हैं, या फिर अल्लाह को प्यारा हो गया है, ऊपर वाले के पास चला गया। मर गया बहुत गंदा वर्ड है, तो ये अल्लाह को प्यारा हो गया या ऊपर वाले के राम प्यारा हो गया है, तो ये वर्ड, ये यूफेमिज्म है। समझ में आया? पक्की बात। जैसे घर वाले हमको गाली नहीं दे सकते क्योंकि हम उनके बेटे हैं, तो हमारे घर वाले कहते हैं बेटा तू बहुत भोला है, अंदर से भले गाली देने का मन कर रहा है, देंगे नहीं ना, तो बहुत भोला है। ये भोला शब्द यूफेमिज्म है। ठीक है, चलो, भंडारी एकदम बिल्कुल। एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी, CY वाले, एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता। जैसे मैंने कहा कि आपको इस चीज की सत्यता का मालूम नहीं है, वेरासिटी नहीं पता है। ट्रुथफुलनेस हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, एजुकेशन है, इंसेप्शन। इंसेप्शन आपने मूवी भी देखी होगी, है ना, देखी है इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नॉलन की। चलो, अगर नहीं देखी तो देख लेना एक बार। मेरे को भी 2-3 बार बाद जाके समझ में आई थी, मतलब गूगल से उसके निकाला पूरा उसकी हिस्ट्री की, क्या है मूवी में, कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद समझ में आई। वो सपने में सपना, सपने में सपना, फिर सपने में सपना चौधरी। अरे मजाक कर, नहीं, सपना चौधरी नहीं है। आओ चलो। फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, ऑनरशिप है, ये SHIP वाले बच्चे, ये भी सबके सब क्या होते हैं? नाउंस होते हैं। एंटरटेनमेंट है, एक्साइटमेंट है, मैनेजमेंट है, ऐसे ही एडवांस है, परफॉर्मेंस है, रोमांस। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको,
ठीक है, आप जितने वर्ड्स बना लीजिए इनसे, वो सब के सब नाउन्स हैं। एक्स्ट्रावेगेंस है, फिजूल खर्ची को बोलते हैं। ऑडियंस है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फ्लुएंस, संगम, मसान मूवी आपने देखी होगी, तो किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ, आगे ना कॉन्फ्लुएंस वहां पे होता है ना संगम। चलो गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलती है। तो पॉइंट वो नहीं है, वोकैबुलरी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं अभी, वो तो बीच में वर्ड्स आ गए तो मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी सबके तो आपको पता ही है। तो बात क्या कर रहा था कि नाउन सफिक्स आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं नाउन्स के उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अच्छे से चीजों को समझेंगे। गॉट इट? चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत है। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो बेसिक्स था, बेसिक्स आपको पढ़ना जरूरी था। अब यहां से चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, मतलब अब कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट हमको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो जरा एक बार वीडियो को पॉज करके नजर डाल लीजिए और मुझे बता दीजिए फटाफट कि इनके अंदर क्या एरर है और क्या नहीं, और अगर एरर पता लग रही है तो ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है, लॉजिकली बताना है मुझे। ठीक है, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना। सर यहाँ फील आ रही है, सर फील नहीं आनी चाहिए। ठीक है, महसूस नहीं करना ज्यादा तुमने। चलो हाँ भाई, देख लिया होगा, है ना, पक्का ना? चलो चलो आओ फिर। तो अब हम बात करते हैं इनको इनको करते कैसे, इनके कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं और बेसिक से अप्रोच करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और ये सेंटेंसेस में आप खुद बताएंगे, देखो सर यहाँ पे ये एरर है और यूं है, और इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस आप सब में बता देंगे। ठीक है, आपको करवाऊंगा भी, डोंट वरी। तो जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। अब आप कहोगे सर ये बच्चों वाली बात क्या है, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला क्या चक्कर है? तो कॉमन सी चीज है, जैसे कोई वर्ड है, मैंने आपको दिया बॉय तो आपने तुरंत बना दिया बॉयज, हाँ कि ना? वर्ड दिया मैंने आपको बेंच तो आपने तुरंत बना दिया बेंचेस। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या होता है ना कि बच्चे जब ये सिंगुलर प्लूरल को देखते हैं ना, तो उनको लगता है ये बहुत आसान चीज है, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना आसान नहीं आता है। एग्जामिनेशन में थोड़ा डिफरेंट आता है। जनरली एग्जामिनेशन में जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले आते हैं, जिनसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, वो हमेशा कंपाउंड नाउन के आते हैं। किसके आते हैं? क्या कहा मैंने? कौन सा वर्ड यूज किया? मैंने वर्ड यूज किया कंपाउंड नाउन्स या फिर नाउन कंपाउंड्स। ये सर ये क्या होता है नाउन कंपाउंड्स? पहले इसके बारे में ही बात करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, कंपाउंड का मतलब पता होगा आपको, बच्चों ने पढ़ा है हमने साइंस में। कंपाउंड मतलब मिश्रण, हाँ कि ना? और मिश्रण में कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, क्योंकि एक का मिश्रण तो हो नहीं सकता, तो दो मिनिमम होनी चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और नाउन तो आपको पता ही है, तो जब ये दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक ही शब्द बनाते हैं तो उसे हम नाउन कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर या दो से ज्यादा नाउन्स मिलकर एक ही वर्ड बनाते हैं तो उसे उन नाउन्स का कंपाउंड मतलब एक ही वर्ड कहते हैं, नाउन कंपाउंड। ठीक है, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं और आपने सारी नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो पढ़ाता हूं, और उनसे जो आए हुए एरर्स है ना मैं आपको वो भी करवाता हूं। आज आए हुए एरर्स भी है, मैं आपको वो भी करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपने नाउन कंपाउंड पढ़ना है वो है नाउन प्लस नाउन का। ठीक है, जब दो नाउन मिलकर एक ही वर्ड बनता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर मान लो एक ही वर्ड लिखा है मैंने बॉय, तो आप प्लूरल बना देंगे बॉयज। मैंने एक ही वर्ड लिखा है बेंच, तो आप एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे बेंचेस, मतलब आपने बना दिया प्लूरल बेंचेस, हाँ कि ना? लेकिन जब दो शब्द मिला के एक ही वर्ड बनता है, या जब तीन शब्द मिला के एक ही वर्ड बनता है, तब पजल होते हैं हम, तब बैफल होते हैं कि कहाँ पे एस या ईएस लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, या तीनों पे लगाएं, हाँ कि ना? या तीनों पे ना लगाएं। तो वही हमें सीखना है, उससे एरर्स भी आए हुए हैं। तो सबसे पहला है नाउन प्लस नाउन का, जब दो नाउन मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा गार्डन चेयर, गार्डन भी अपने आप में एक नाउन है, सबको पता कॉमन सी चीज है, और चेयर भी अपने आप में एक नाउन है। अब ये चेयर है, इसे बेंच क्यों नहीं बोला? क्योंकि चेयर इसका नाम है, और चेयर वैसे भी कॉमन नाउन है। गार्डन, इसे हम बिल्डिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये जगह है, गार्डन है, गार्डन इसका नाम है। तो ये दोनों के दोनों नाउन से हमको पता है। अब लेकिन ये दोनों नाउन्स मिलकर एक ही वर्ड का काम कर रहे हैं, गार्डन की कुर्सी। तो इसका जब प्लूरल हम बनाते हैं, बेसिकली हम लास्ट वाले वर्ड पे एस लगाते हैं, पहले वाले वर्ड पे एस नहीं लगाते हैं। गार्डन चेयर तो गार्डन चेयर्स। अब आपके माइंड में ना हिंदी में कुछ अगर चल रहा है कि गार्डन की कुर्सी और गार्डन की कुर्सियां, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हिंदी से ट्रांसलेशन बहुत बार हमें गलत सेंस दे देती है। अब जैसे ये वाला तो सही लग रहा है कि लास्ट वाले पे आपने हिंदी से करके एस लगा दिया। जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं बेडरूम, अब इसका प्लूरल तो यही बनेगा बेडरूम्स,
वो बात तो ठीक है, लगेगा तो लास्ट वाले पे, लेकिन आप हिंदी से करके देखो। अभी एक बेडरूम है, जैसे यहाँ पे एक गार्डन की कुर्सी थी तो बहुत सारी गार्डन की कुर्सियां हो गई। अभी यहाँ पे देखना बिल्कुल ध्यान, क्योंकि गार्डन तो एक ही रहेगा ना, कुर्सियां बहुत ज्यादा, गार्डन की कुर्सी तो गार्डन की कुर्सियां बहुत ज्यादा होगी ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो बेडरूम, और मैं इसका प्लूरल बनाता हूं अगर मैं हिंदी से प्लूरल बनाता हूं, मैंने किया